क्लास 11th का एक ऐसा चैप्टर जिसकी ज़रूरत आपको क्लास 12th में भी पड़ती है। जी हाँ प्यारे बच्चों, क्लास 11th का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है संबंध और फलन, सेम चैप्टर आपका क्लास 12th में भी पाया जाता है और क्लास 12th में ये हमारा पहला चैप्टर होता है। जितनी महत्वता इस चैप्टर की यहाँ है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास 12th में भी है। और क्लास 12th में ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपने क्लास 11th में इसको सही से ना पढ़ा हो तो हो सकता है क्लास 12th में आपको दिक्कत हो जाए। तो अगर आपको क्लास 12th में दिक्कत का सामना नहीं करना है प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और मेरी गारंटी है कि आपका इस चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हम हर कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उससे संबंधित जब क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो आपका 100% वो टॉपिक जो है एकदम क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का बिहार बोर्ड टॉपर्स संकल्प यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी लोग बेटा बढ़िया होंगे। सभी को आपके राहुल भैया की तरफ से प्रणाम, राम राम, सलाम। सभी का स्वागत है और अभिनंदन करता हूं मैं आप सभी के बीच। ठीक है बेटा, तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, रेडी होंगे बच्चा आज की इस क्लास के लिए। इस क्लास में अगर आप प्रेजेंट हो चुके हैं प्यारे बच्चों तो फटाफट से एक बार तो क्या करना है, आपने वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आप अभी वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो को देखते देखते आप जरूर लाइक कर देंगे, क्योंकि इस तरीके से मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ सारी चीज़ें कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है प्यारे बच्चों। ठीक है, ओके। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा आज काम है इस वीडियो में क्या होने वाला है, वन शॉट वीडियो होने वाला है। ये कौन से चैप्टर का, संबंध और फलन यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। चलिए बेटा, तो शुरुआत करेंगे बेसिक कहानी से। कहाँ से? जहाँ से कहानी शुरू हुई है, यानी कि कहीं से तो स्टार्ट होता है ना कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है बेटा इस टॉपिक से। ये एक टॉपिक नहीं है, अपने आप में पूरा एक चैप्टर है। यानी कि आपने क्लास 11th का पहला चैप्टर तो देखा ही होगा। क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है बेटा उसको हम बोलते हैं समुच्चय, सेट थ्योरी, है ना। समुच्चय के सिद्धांत आप बोल सकते हैं, केवल समुच्चय भी बोल सकते हैं आप। तो इसके बारे में हम क्लास 11th के मैथ्स के पहले चैप्टर में पढ़ते हैं। अब इसकी ज़रूरत यहाँ पे क्यों है? क्यों आप बोलोगे भैया ये तो दूसरा चैप्टर आ गया, इस टॉपिक को क्यों लिखा रहे हो? तो अभी आपको पता चल जाएगा बेटा। तो फटाफट से एक बार समुच्चय रिवाइज कर लेते हैं बेटा कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय होता है बेटा चीज़ों का वेल डिफाइंड समुच्चय, समूह। चीज़ों का, वस्तुओं का, संख्याओं का एक सुपरिभाषित समूह, ग्रुप यानी कि जैसे कि आप और आपके दोस्तों का ग्रुप हो गया, ठीक है। मोहल्ले में बहुत सारे कुत्ते होते हैं, उनका ग्रुप हो गया, है ना। और जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है, उनका एक 11 खिलाड़ियों का एक ग्रुप होता है ना। मोहल्ले के 10-12 गुंडों का ग्रुप होता है। तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों का जो ग्रुप बनता है उसको हम एक तरीके से समुच्चय बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे एक कंडीशन है कि वो जो ग्रुप होगा बेटा वो यूनिवर्सल होना चाहिए। अब यूनिवर्सल यानी कि ऐसी चीज़ जो पूरे संसार में सत्य है। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 5 सबसे अच्छी मिठाइयों के नाम बताओ, अगर मेरे से पूछा जाए तो 5 सबसे अच्छी मिठाई मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, है ना। मान लीजिए मैंने बताया कि गुलाब जामुन, और मान लीजिए मैंने बता दिया घेवर, और मैंने मान लीजिए बोल दिया लड्डू वगैरह वगैरह। और हो सकता है इन जब मैंने आपको पूछा तो आप ये सब आंसर ना दें, हो सकता है आपके आंसर अलग हो सकता है कि होगा ही, पक्का ही होगा कि आपको कुछ और मिठाइयाँ अच्छी लगती होंगी। आप अपने भाई से पूछेंगे तो उसका आंसर कुछ और होगा, आप अपनी बहन से पूछेंगे तो उसका आंसर कुछ और होगा, आप अपने दोस्त से पूछेंगे तो उसका आंसर अवश्य ही कुछ ना कुछ और हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा सवाल मैंने आपसे पूछ लिया मिठाइयों वाला जिसमें पूरी दुनिया के सभी लोगों का उत्तर सेम हो ही नहीं सकता, सबके उत्तर अलग अलग होंगे, क्योंकि सबको मिठाइयाँ, सबको कुछ और, किसी को कुछ और अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैंने उनसे एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिनमें सभी के आंसर सेम होंगे, अगर मैंने मान लो ऐसा पूछ लिया कि 3 का पहाड़ा सुनाओ, मैंने आप उनको बोल दिया कि भाई 3 का पहाड़ा सुनाओ। तो अगर मेरे से आप पूछोगे 3 का पहाड़ा सुनाओ तो मैं बोलूँगा 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 12, 15, 18, ऐसे ऐसे करके ये संख्याएं बन रही हैं। क्या क्या संख्याएं बनी? 3, 6, 9, 12, 15, 18 वगैरह वगैरह। तो ये 3 के कुछ पहाड़े हैं और इनकी संख्याएं बनती रहेंगी, जितने में आप बोलना चाहे उतना बोल सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आपका आंसर भी यही होगा? हाँ जी, आपका आंसर भी यही होगा। आप भी तो यही बोलोगे कि भैया 3, 6, 9, 12, 15, 18 वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो इसके बाद अगर आप किसी और विद्यार्थी से पूछ रहे हैं, या अगर मान लीजिए आप धरती के किसी और कोने में चले गए, यानी कि आप मान लीजिए अमेरिका चले गए, अमेरिका के किसी विद्यार्थी से पूछ लिया, किसी और बच्चे से पूछ लिया कि 3 का पहाड़ा सुनाइए, तो 3 का पहाड़ा वो भी वही बताएगा कि 3, 6, 9, 3, 6, 9, ऐसे इंग्लिश में बोलेगा, लेकिन बोलेगा वही जो आप बोल रहे थे, जो मैं बोल रहा था। जो बिहार के किसी एक छोटे गांव में बच्चा जानता है वो भी वही बताएगा, चाहे अमेरिका का कोई छोटा सा गांव हो,
वहाँ पे भी वही बच्चा जवाब देगा जो मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, यानी कि 3, 6, 9, 12 वगैरह वगैरह। तो 2 सवाल थे, एक था मिठाइयों वाला और एक था 3 का पहाड़े वाला। 3 का पहाड़े का जो उत्तर है वो पूरी दुनिया में सेम है, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, चाहे आप बिहार के किसी गांव के किसी बच्चे से पूछें, चाहे आप अमेरिका के किसी हाईटेक बहुत ज़्यादा एडवांस किसी सिटी में स्थित किसी बच्चे से पूछ लें, बहुत ज़्यादा मॉडर्न किसी बच्चे से पूछ लें, या जापान के किसी बच्चे से पूछ लें, या चाइना के किसी बच्चे से पूछ लें, सबका आंसर सेम रहेगा। लेकिन मिठाइयों वाला उत्तर सब्जेक्टिव है, मिठाइयों वाला उत्तर जो है वो पर्सन टू पर्सन यानी कि आदमी से आदमी पर अलग अलग हो जाएगा। आपको पूछूंगा तो कुछ और आंसर बोलोगे आप, किसी और से पूछूंगा तो वो कुछ और मिठाइयों के नाम लेगा। तो ये 2 सवाल जो है बेटा यहीं से डिफाइंड होता है समुच्चय। देखो मिठाइयों के ग्रुप वहाँ भी था, नंबरों का समुच्चय, नंबरों का जो ग्रुप है वो यहाँ पे भी है, यानी कि 3 के गुणजों में भी है, 3 के पहाड़े में भी है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, 3 का जो पहाड़ा है वो सार्वत्रिक है, वो यूनिवर्सल है, वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो एक सार्वत्रिक सत्य है, पूरी दुनिया में सत्य है, वो सबके सब यही जानते हैं। लेकिन मिठाइयों वाला उत्तर जो है वो सार्वत्रिक नहीं है, फिक्स नहीं है कि भैया सबको यही मिठाई अच्छी लगेगी, है ना। तो यहाँ से डिफाइंड होता है बेटा, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल होने चाहिए। तो जो ग्रुप यूनिवर्सल होते हैं, जिनको आप यूनिवर्सल यानी कि सार्वत्रिक बोल सकते हो, एक सिंगल नियम के द्वारा दर्शा सकते हो, तो उन्हीं को समुच्चय की संज्ञा यानी कि समुच्चय बोला जाता है या सेट बोला जाता है बेटा। तो कुछ प्रमुख आपके पास कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे सेट के, कुछ सबके सब आप कुछ ना कुछ जो जाने माने जो समुच्चय हैं हमारे कौन कौन से हैं। जैसे आपने सुना होगा प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, है ना। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानते होंगे बेटा, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं ना, एन फॉर नेचुरल नंबर। और यहाँ पे नेचुरल नंबर आप सभी को पता है बेटा क्या क्या होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह वगैरह वगैरह, अनंत होती हैं भैया, बहुत सारी होती हैं। और कोई संख्या याद है आपको, जैसे कि पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्या यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा होल नंबर्स। होल नंबर्स को W से निरूपित किया जाता है बेटा। तो होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं, बाकी एक जैसे ही होते हैं, प्राकृतिक जैसे ही होते हैं लगभग। तो ये कुछ जाने माने समुच्चय है। ये जो पहला समुच्चय है ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ये जो दूसरा समुच्चय है ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। और भी कोई समुच्चय याद आ रहा है, और भी आ रहा होगा आपके दिमाग में, जैसे कि अगर मैं बोलूं बेटा कि पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक यानी कि इंटीजर, पूर्णांकों का समुच्चय को Z से निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित करते हैं बेटा, Z से। और पूर्णांक यानी कि पूर्णांक में बेटा आपके पास कैसे कैसे संख्याएं आती हैं, जैसे कि -2, -1, 0, +1, +2 वगैरह वगैरह वगैरह, ये हमारे पूर्णांक हो गए। तो ये हमारे कुछ प्रमुख जाने माने समुच्चय हैं जो दुनिया भर में जाने जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाएंगे तो वहाँ प्राकृतिक संख्याएं कुछ और होंगी, है ना। अगर आप बिहार से झारखंड चले जाएं और झारखंड के किसी बच्चे से पूछेंगे कि भाई प्राकृतिक संख्या बता, तो वो भी यही जवाब देगा 1 2 3 4 5 6। हाँ, अगर वो 1 2 3 4 5 6 नहीं बोल रहा है इसका मतलब उसको पता नहीं है कुछ, इसका मतलब उसको जानकारी नहीं है। लेकिन अगर किसी जानकार आदमी से आप पूछेंगे तो वो यही जवाब देगा। अगर किसी भी आप बच्चे से पूछ लें, मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ के किसी बच्चे से पूछ लें कि भाई पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, तो वो 0 1 2 3 4 ही बोलेगा, है ना। तो ये था समुच्चय। समुच्चय की परिभाषा फिलहाल आपको लेना देना नहीं है। हाँ, समुच्चय चैप्टर का 1 शॉट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है बेटा, अगर आपको वो देखना है। समुच्चय के सारे कॉन्सेप्ट, समुच्चय है, समुच्चय की विधियाँ, रोस्टर विधि हो गई, समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म हो गए, समुच्चय में कितने प्रकार के ऑपरेशंस हैं, प्लस समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का कॉमन, इंटरसेक्शन, यूनियन, माइनस करना, फॉर्मूले वगैरह, सारी चीज़ें मैंने एक सिंगल वीडियो में आपको करवा रखी हैं। आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, आपने बस इतना डालना है, बिहार बोर्ड टॉपर संकल्प चैप्टर 1 क्लास 11 चैप्टर 1 शॉट, आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। लेकिन ये आपको बस मैं बेसिक बता रहा हूँ कि समुच्चय असल में होता क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में हमको समुच्चयों की जरूरत पड़ेगी बेटा। तो ये था हमारा एक कुछ प्रमुख समुच्चयों के उदाहरण। ओके, अगर आगे किसी चैप्टर में कैपिटल N लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है। अगर आगे चैप्टर में कहीं पे W लिखा हुआ आ जाए, कैपिटल W, तो वहाँ पे आप समझ जाइएगा बेटा कि पूर्ण संख्याओं यानी कि होल नंबर्स की बात हो रही है। और कहीं पे Z आ जाए तो इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों की बात हो रही है। इसी प्रकार से परिमेय संख्याओं को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, वास्तविक संख्याओं को हम कैपिटल R यानी कि रियल नंबर्स कैपिटल R से उसको निरूपित करते हैं, वगैरह वगैरह। क्लियर बेटा। तो ये कुछ प्रमुख समुच्चयों के उदाहरण थे। अब समुच्चयों के बाद अपना क्या हमारा काम है बेटा, समुच्चय के बाद हमारा काम है कार्डिनल संख्या। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है।
कार्डिनल संख्या, किसी समुच्चय की कार्डिनल संख्या क्या होती है? कार्डिनल संख्या क्या होती है बेटा? कार्डिनल संख्या कुछ नहीं है, किसी समुच्चय में जितने अवयव हैं उसको उसकी कार्डिनल संख्या बोलते हैं, यानी कि अवयवों की संख्या को कार्डिनल संख्या बोला जाता है। अवयवों यानी कि संख्याओं, कितनी संख्याएं हैं गिनो, उनको गिन के बताओ कितनी संख्याएं हैं, और वो ही उसकी कार्डिनल संख्या हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा जाए बेटा, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे। मान लो मैंने यहाँ पे एक समुच्चय लिख दिया, ए है इसका नाम, एक समुच्चय ए है, और इसमें मैं कुछ संख्याएं लिख देता हूँ, 1 2 3 और 4 लिख दिया। इस समुच्चय में कितने अवयव हैं? अवयव यानी कि अवयव का मतलब होता है बेटा कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, कितने एलिमेंट यानी कि कितनी संख्याएं। तो 4 संख्याएं आप सभी को दिख रही होंगी स्क्रीन पर। तो इस समुच्चय में चूंकि 4 संख्याएं हैं, तो इस समुच्चय यानी कि ये जो ए है, ए की कार्डिनल संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। ए की कार्डिनल संख्या कितनी हो जाएगी? तो ए की कार्डिनल संख्या 4 हो जाएगी, और उसको लिखने का तरीका होता है बेटा एन ए बराबर 4, एन ए बराबर 4। क्रिकेट टीम की कार्डिनल संख्या क्या होती है? कमेंट करके बताना। क्रिकेट टीम, ठीक है, क्रिकेट वगैरह देखते हो ना, क्रिकेट टीम की कार्डिनल संख्या क्या होती है? कमेंट करके बताइएगा बेटा, अगर आपको समझ में आ गया कि कार्डिनल संख्या क्या होती है, ठीक है। चलो, कितनी होती होगी? 8 है, 10 है, 11 है, 12 है, वो आप समझ के बताइएगा अगर आपको समझ में आ गया कि क्या है। अवयवों की संख्या होती है कार्डिनल संख्या, तो मुझे कमेंट करके सभी के सभी बच्चे बताएंगे। जो जो वीडियो को देख रहा है, पॉज करके वीडियो में कमेंट कर देना कि क्रिकेट की कार्डिनल संख्या, क्रिकेट टीम की कार्डिनल संख्या कितनी होती है। चलिए बेटा, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि अब असल में हमारा ये चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है बेटा। टॉपिक का नाम है कार्तीय गुणन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं क्लास 12th के बच्चों को ये चैप्टर पढ़ाता हूँ तो मैं असल में यहीं से शुरुआत करता हूँ, कार्तीय गुणन से। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कार्तीय गुणन, ठीक है। ये टॉपिक भी क्लास 11th के पहले चैप्टर में है, यानी कि समुच्चय चैप्टर में ही है ये टॉपिक, लेकिन यहाँ पे हमको इसको पढ़ाना पड़ता है क्योंकि ये बेस है संबंध टॉपिक का। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये इस टॉपिक का नाम है इंग्लिश में, ठीक है बेटा। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? इंग्लिश में इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। हिंदी में गुणन है, तो गुणा से इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, गुणा नहीं करने वाले हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि 3 दूनी 6 नहीं करना हमको यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मल्टीप्लाई करना सिखाने वाला हूँ मैं, मल्टीप्लाई नहीं। जो बच्चे समुच्चय चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हैं उनको तो समझ में आ गया होगा कि कार्तीय गुणन क्या होता है, लेकिन जो बच्चे डायरेक्ट सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और अगर ये डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं बिना फर्स्ट चैप्टर को पढ़े हुए, तो उनसे अपील है बेटा पहले चैप्टर का 1 शॉट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। तो पहली बात, इसको गुणा से कंफ्यूज नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं है ये एक प्रकार की ग्रुपिंग है। क्या है? ग्रुप बनाना है हमको। अब ग्रुप कैसे बनाना है बेटा? पहली बात सुनिए, कार्तीय गुणन करने के लिए एटलीस्ट 2 समुच्चय अवेलेबल होने चाहिए। अच्छा, कार्तीय गुणन होता किसके बीच में? 2 जानवरों के बीच में, 2 पेड़ों के बीच में, 2 इंसानों के बीच में? नहीं, कार्तीय गुणन 2 समुच्चयों के बीच में होता है। 2 समुच्चय, 2 सेट चाहिए होते हैं, उनके बीच में कार्तीय गुणन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने क्रोमोसोम्स वगैरह पढ़े होंगे बायोलॉजी में, तो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स जब आपस में मिलता है तो बच्चे का क्रोमोसोम डिसाइड होता है कि लड़का होगा कि लड़की। अगर एक्स और एक्स आपस में जुड़ गए तो लड़की हो जाती है, एक्स और वाई आपस में जुड़ गए तो लड़की हो जाती है, वगैरह वगैरह। तो उसी हिसाब से अगर 2 सेट हैं तो ही कार्तीय गुणन पॉसिबल है, ठीक है। एक सिंगल सेट है, कुछ नहीं कर पाएगा, या तो वो खुद से ही कार्तीय गुणन करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो एटलीस्ट 2 चाहिए सेट, यानी कि 2 समुच्चय चाहिए कार्तीय गुणन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते कैसे हैं बेटा? आइए उसको देखते हैं, ध्यान से देखना, एग्जांपल से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा तुरंत। देखो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 2 समुच्चय चाहिए होता है बेटा, तो 2 समुच्चय यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। एक समुच्चय ए लिख रहा हूँ, इस समुच्चय में मैं यहाँ पे संख्याएं लिख देता हूँ 1,2, 1,2, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा बेटा इस समुच्चय की कार्डिनल संख्या कितनी है, ठीक है। तथा दूसरा समुच्चय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3,4, ठीक है। मैंने आपकी स्क्रीन पर आपको 2 समुच्चय दिख रहे होंगे, दोनों अलग अलग हैं। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। ए में 2 अवयव हैं, 2 संख्याएं हैं, बी में भी 2 अवयव हैं, 2 संख्याएं हैं। क्लियर है? चलिए, अगर मुझे इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि कार्तीय गुणन करना हो बेटा, तो कार्तीय गुणन करने के लिए हमको ए और बी के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाना होता है। ये क्रॉस बोलते हैं बेटा इसको हम, ये मल्टीप्लाई नहीं है, मैंने पहले ही बताया। हम यहाँ पे संख्याओं को लिटरली मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब उनको गुणा नहीं करते हैं हम,
कि 3 दूनी 6 कर दिया, 4 तियाँ 12 कर दिया, 1 दूनी 2 कर दिया, ये नहीं करना हमको। हमको यहाँ पे जोड़े बनाने हैं। कैसे बनते हैं जोड़े, ध्यान से देखना बेटा। तो ए और बी का कार्तीय गुणन करने के लिए सबसे पहले तो उनके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगेगा। मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल चिन्ह लगाना है। अब देखो कि करते कैसे हैं इसको, कार्तीय गुणन, ठीक है। बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि समुच्चय समुच्चय से कार्तीय गुणन हो रहा है, तो जो आंसर आएगा वो भी एक प्रकार का समुच्चय होगा। ये समुच्चय है, ये भी समुच्चय है। इनका क्रॉस करने के बाद, इनका प्रोडक्ट करने के बाद, कार्तीय गुणन करने के बाद जो उत्तर आएगा वो भी एक प्रकार का समुच्चय है। और समुच्चय की बेसिक जो एक जरूरत होती है कि ये वाले ब्रैकेट में उसको लगाना पड़ता है, ये जो घुमावदार ब्रैकेट होता है, ठीक है, मंझला ब्रैकेट भी बोलते हैं जिसको, तो यहाँ पे इसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैं ए और बी का क्रॉस कर रहा हूँ, तो ए में जो पहली संख्या है वो क्या है, 1 है। बी में पहली संख्या 3 है और 4 है। तो इसका जो पहली संख्या है 1, इस 1 ने जोड़ा बनाना है 3 और 4 के साथ, ठीक है। ये जो 1 है बेटा, ये जो 1 है, इसने जोड़ा बनाना है 3 के साथ भी और 4 के साथ भी। तो बना दो भैया। तो यहाँ पे बन जाएगा 1 का जोड़ा बनेगा 3 के साथ और 1 का जोड़ा बनेगा 4 के साथ। अब देखो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर हम ये छोटू ब्रैकेट का इस्तेमाल ना करें। अगर मान लो मैंने केवल बड़ा ब्रैकेट लगाया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बड़ा ब्रैकेट तो लगाना ही पड़ेगा। दिक्कत कहाँ पे आएगी, दिक्कत आएगी, मैंने क्या बोला कि हम जोड़े बनाने हैं ना, तो पहला जो 1 है बेटा, ये 1 3 के साथ जोड़ा बनाएगा। तो अगर मैं इसको 1,3 लिख दूं तो अजीब सा नहीं हो जाएगा, ये तो फिर से समुच्चय बन गया। जोड़े कहाँ बन रहे हैं यहाँ पे, जोड़ा बनाने के लिए हमको बेटा छोटा सा ब्रैकेट लगाना पड़ता है, ठीक है, इसलिए हम छोटू ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि 1 और 3 का जोड़ा बन गया, क्योंकि हम ए और बी को क्रॉस कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं, कार्तीय गुणन कर रहे हैं। तो 1 का 3 के साथ और इसी 1 का 4 के साथ भी करना है बेटा, इसी 1 का जोड़ा 4 के साथ भी बनाएंगे। क्लियर, 1 का जोड़ा दोनों के साथ बन गया। अब बारी है बेटा इस 2 की, इस 2 ने भी दोनों के साथ जोड़ा बनाना है, यानी कि 3 के साथ भी 4 के साथ भी। तो 2,3 और 2,4, 2,3 और 2,4। क्लियर, तो ये रहा आपके सामने ए और बी का कार्तीय गुणन। जी हाँ, ऐसे ही कार्तीय गुणन किया जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है। कार्तीय गुणन बहुत ज्यादा इजी है भैया। जोड़े बनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जोड़े बनते हैं कार्तीय गुणन के पश्चात। कार्तीय गुणन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा संख्याओं के जोड़े बनते हैं। इन जोड़ों को क्या बोलते हैं, ये जो जोड़े बन रहे हैं, देखो ये पहला जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा, ये चौथा जोड़ा। तो जोड़ों के बाद जो ये कार्तीय गुणन करने के बाद जो ये जोड़े बन रहे हैं बेटा, इन जोड़ों को एक नाम दिया जाता है, विशेष नाम। इन जोड़ों को बोला जाता है बेटा क्रमित युग्म, क्रमित युग्म, क्रमित युग्म। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर यानी कि जोड़ा, ऑर्डर्ड पेयर। ओके, तो आपने ध्यान देना है, हमको क्रमित युग्म कब प्राप्त होते हैं, क्रमित युग्म कब मिलते हैं, क्या आसमान से गिरते हैं, नहीं। क्रमित युग्म एक रिजल्ट है, किस चीज का रिजल्ट है, किस चीज का परिणाम है, कार्तीय गुणन का। जब दो समुच्चयों के बीच में कार्तीय गुणन होता है तो हमको बहुत सारे क्रमित युग्म प्राप्त होते हैं। अब कितने क्रमित युग्म प्राप्त होंगे ये किस चीज पर निर्भर करेगा। अब आप बोल रहे होंगे भैया यहाँ पे 4 जोड़े बने हैं, 4 क्रमित युग्म बने हैं, ए पहला क्रमित युग्म, दूसरा क्रमित युग्म, तीसरा और चौथा क्रमित युग्म। 4 ही क्यों बने, 5 क्यों नहीं बने, 6 क्यों नहीं बने, 7 क्यों नहीं बने। बहुत ज्यादा ईजी है, समझ गए होंगे बेटा आप। हमने इन दोनों का कार्तीय गुणन किया है, इसमें 2 संख्याएं हैं, इसमें भी 2 संख्याएं हैं, तो 2 दूनी 4 ही तो बनेंगे, 4 ही तो जोड़े बनेंगे, है ना। तो अब मान लो इसमें 3 संख्याएं होती और इसमें 4 संख्याएं होती, तो 4 3 12 जोड़े बनते, फिर 12 जोड़े। क्लियर, तो ये था बेटा कार्तीय गुणन कैसे किया जाता है। और ये जो क्रमित युग्म है बेटा, आपकी प्रश्नावली 2.1 में एक सवाल है कि भैया अगर ए को बी से क्रॉस करेंगे, इनका प्रोडक्ट कर देंगे, इनका कार्तीय गुणन कर देंगे, तो क्रमित युग्मों की संख्या कितनी होगी, यानी कि कितने जोड़े बनेंगे। अब आपको समझ में आ गया है, लेकिन एक प्रकार का फॉर्मूला भी आपकी बुक में पाया जाता है, जो मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूँ अभी, लेकिन आई होप आप इसको समझ गए होंगे बेटा। ठीक है, चलिए, कार्तीय गुणन करने के बाद आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि कार्तीय गुणन करने के बाद हमको क्रमित युग्म प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होंगे, आइए उसका फॉर्मूला ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। तो बेटा ओके, कार्तीय गुणन करने के पश्चात क्रमित युग्मों की संख्या, मान लो एक समुच्चय है ए, इसमें q अवयव हैं, ठीक है, तथा एक समुच्चय है बी, इसमें p अवयव हैं। चलो उल्टा पुल्टा कर दिया, यहाँ पे q और यहाँ पे p, तो यहाँ पे p और यहाँ पे q लिख दीजिए। यानी कि एक समुच्चय है a
जिसमें q अवयव हैं, उसकी कार्डिनल संख्या q है। एक समुच्चय b है, उसकी कार्डिनल संख्या q है। अगर मैं इन दोनों का क्रॉस कर दूं, यानी कि अगर मैं a क्रॉस b कर दूं, यानी कि इनका कार्तीय गुणन कर दूं, तो इसमें कितने क्रमित युग्म पाए जाएंगे, यानी कि एन ए क्रॉस बी बराबर कितना होता है बेटा, ये होता है एन ए क्रॉस एन बी। एन ए क्रॉस एन बी, ये है हमारा पहला सूत्र इस चैप्टर का। हालांकि ये इस चैप्टर का सूत्र नहीं है, ये पहले चैप्टर का सूत्र है, क्योंकि समुच्चय चैप्टर टॉपिक चल रहा है ना अभी हमारा, तो समुच्चय चैप्टर में भी ये वाला फॉर्मूला पाया जाता है और इससे संबंधित क्वेश्चंस भी आते हैं। लेकिन ये कॉमन है बेटा, ये जो फॉर्मूला है ये क्लास 12th में ही पूछा जाता है। मजे की बात यह है कि इसी फॉर्मूले पे जो क्लास 11th का है, कभी कभार क्लास 12th में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है पिछले वर्षों में, और कितना ईजी है देखिए। ठीक है, तो देखिए इसको, इस फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला बेटा इसको देखो, मैंने बताया ना कोई भी कॉन्सेप्ट समझेंगे उससे संबंधित क्वेश्चंस जरूर करेंगे बेटा। तो देखो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं बेटा कि इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, जो जो जानकारी क्वेश्चन में आपको पढ़ने में आ रही है फटाफट से उसको लिखेंगे। क्या क्या लिख रखा है बेटा क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा है कि एक समुच्चय ए है, इसमें 3 अवयव हैं, उस समुच्चय में 3 अवयव हैं। इसका मतलब ये पक्की बात है कि एन ए की वैल्यू 3 दे रखी है ना, कार्डिनल संख्या 3 है। और एक समुच्चय बी है बेटा, बी में कितने अवयव हैं देखो। अच्छा, ए हमें समुच्चय नहीं दे रखा है, हमें नहीं पता ए क्या है, ए में कौन सी संख्याएं हैं, कौन से अवयव हैं, अपने को नहीं पता। लेकिन उसने बस इतना दे रखा है कि ए में 3 संख्याएं बेटा, 3 अवयव हैं। अब कौन से हैं अपने को लेना देना नहीं है, लेकिन 3 है, तो हमको यहाँ से ये जानकारी प्राप्त होगी एन ए बराबर 3। अब यहाँ पे हमको बी डायरेक्ट दे रखा है कि बी 3 4 5 है, उसमें भी आपको 3 संख्याएं दिख रही होंगी, बी में भी 3 संख्याएं हैं, इसका मतलब एन बी बराबर भी 3 है। और आपको क्या पूछा है, देखिए आपको पूछा है कि अगर मैं ए क्रॉस बी करूं, ए और बी का कार्तीय गुणन करूं, तो अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो ए और बी को अगर मैं गुणा कर दूं, कार्तीय गुणन कर दूं, तो उसमें कितने अवयव पाए जाएंगे, यानी कि कितने जोड़े पाए जाएंगे। ए क्रॉस बी में सिंगल सिंगल संख्याएं तो नहीं पाई जाती कभी भी, उनमें तो जोड़े पाए जाते हैं। तो अवयवों की संख्या का मतलब है ए क्रॉस बी में कितने क्रमित युग्म हैं, कितने जोड़े हैं। तो बहुत ज़्यादा ईजी है बेटा, क्या क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एन ए क्रॉस एन बी, दोनों में 3 3 संख्याएं बेटा, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 3 9 हो जाएगा हमारा आंसर। अतः एन ए क्रॉस बी बराबर, यानी कि ए क्रॉस बी में अवयवों की जो संख्या होगी बेटा कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 9 क्रमित युग्म बनेंगे इस समुच्चय में, इन दोनों के क्रमित कार्तीय गुणन करने के बाद। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का ट्राई करते हैं। जैसे कि ये है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन बेटा, ध्यान से देखेंगे, बहुत ज़्यादा इजी है। आपके पास एक समुच्चय G है, एक समुच्चय H है, हमको G क्रॉस H निकालना है बेटा। हमको क्या निकालना है, G क्रॉस H, G क्रॉस H निकालना है बेटा हमको। चलिए तो G क्रॉस H निकाला जाए, G क्रॉस H निकाला जाए बेटा। ओके, तो आपके पास 2 समुच्चय हैं, चलिए दोनों को लिख लेते हैं। हमको देखो सबसे पहले क्या निकालना है बेटा, हमको निकालना है G क्रॉस H, हमको निकालना है G क्रॉस H, G क्रॉस H निकालना है। आइए देखते हैं क्या होगा। G क्रॉस H यानी कि G के जो संख्या हैं वो उनके साथ जोड़ा बनाएगी। तो G में आपको 7 दिख रहा है, 7, तो जो 7 है बेटा वो 5 के साथ, 4 के साथ और 2 के साथ जोड़ा बनाएगा। तो 7,4, सॉरी 7,5 पहले लिखेंगे, 7,5, फिर 7,4 और फिर 7,2। तो जो 7 था इसकी पहली संख्या उन तीनों के साथ जोड़ा बना चुकी है। अब उसकी दूसरी संख्या की बारी, यानी कि अब 8 की बारी है, 8 भी तीनों के साथ जोड़ा बनाएगी, यानी कि 8,5, 8,4 और 8,2। तो ये रहा G क्रॉस H। क्या है ये है बेटा G क्रॉस H। ठीक है, ये हमने G क्रॉस H निकाल दिया। अब बारी है बेटा दूसरे की, H क्रॉस G की। H क्रॉस G भी निकालना है हमको, H क्रॉस G। कितने जोड़े बने इसमें, 1 2 3 4 5 6। 6 क्यों बने, क्योंकि इसमें 2 संख्याएं, इसमें 3 संख्याएं, तो 3 दूनी 6 ही बनेंगे। अच्छा, अभी भी 6 बनेंगे क्या। अब मैं G पहले वाले में G पहले था, H बाद में था, अब H पहले है, G बाद में है, तो क्या अभी भी 6 बनेंगे या 6 से ज़्यादा या 6 से कम बनेंगे। देखो अभी भी 6 ही बनेंगे, क्यों, क्योंकि है तो अभी भी 3 और 2 ही, 3 दूनी 6 ही होगा अभी भी, चाहे आप 3 पहले लिखें या 2 बाद में लिखें। लेकिन
क्या क्रमित युग्म भी अभी भी सेम ही है, सेम ही बनेंगे? क्या लग रहा है तुमको, सेम ही बनेंगे? जो पहले बन रहे थे वो भी अभी बनेंगे? नहीं, जैसे ही समुच्चयों का क्रम चेंज होता है ये भी उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। अब देखो ध्यान से, इस बार h पहले है बेटा, g बाद में है ना, h पहले है g बाद में, तो h की संख्याएं इनके साथ जोड़ा बनाएंगी। तो ये जो 5 है बेटा, इसकी पहली संख्या 5 है, तो 5 7 के साथ और 8 के साथ जोड़ा बनाएगी, तो 5,7 और 5,8 बना दिया। अब बारी है दूसरी, यानी कि 4 की बारी। 4 भी 7 और 8 के साथ जोड़ा बनाएगी, 4,7 और 4,8। क्लियर? लास्ट में कौन बचा? 2 बचा। 2 जो है 7 और 8 दोनों के साथ जोड़ा बनाएगी, 2,7 और 2,8। तो क्या आपने एक चीज नोटिस करी? क्या एक चीज समझी? क्या एक चीज नोटिस करी, ऑब्जर्व करी कि हमने जो G क्रॉस H निकाला था और H क्रॉस G निकाला था, ये आपस में बराबर नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ पे 7 क्रॉस 5 है और यहाँ पे 5, यहाँ पे 7,5 है, यहाँ पे 5,7 है। ये बराबर नहीं है बेटा। ऐसे मत सोचना कि उधर 7 और 5, इधर भी 7 और 5 ही तो है, इधर उधर कर दिया तो क्या फर्क पड़ रहा? फर्क पड़ता है। इसीलिए तो इनको क्रमित युग्म बोलते हैं, क्योंकि इनका क्रम मैटर करता है बेटा। किसी भी क्रिकेट टीम में क्रम मैटर करता है कि नहीं करता है? सपोज मान लो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, और इंडिया दूसरी बैटिंग करने आ रही है, यानी कि इंडिया को मान लो 20 ओवर में 160 रन बनाने या 180 रन बनाने, 20 ओवर में इंडिया को 20 ओवर में 180 रन बनाने हैं। क्या इंडिया टीम बॉलर को पहले नंबर पे भेज देगी? नहीं भेजेगी ना। क्यों? क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है बैट्समैन का। भैया पहले बैट्समैन आएगा, उसके बाद थोड़ा मिडिल ऑर्डर वाला आएगा, उसके बाद थोड़ा कम खेलने वाला, लास्ट में बॉलर आता है खेलने की बारी, अगर बैटिंग करने की बारी अगर हो तो। क्रम इंपॉर्टेंट है ना इनका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रम इधर उधर करा तो टीम गई, हो गया फिर। वैसे ही यहाँ पे इनका क्रम मैटर करता है बेटा। ऐसा ना हो कि आप इन दोनों को सेम सेम समझ लें कि ये 7,5 है, वो 5,7 है, एक जैसा ही तो है। इधर उधर करने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है? तो इसका ध्यान रखिएगा। तो H क्रॉस G और G क्रॉस H दोनों अलग अलग है बेटा, और दोनों एक दूसरे के उल्टे पुल्टे हैं। उसमें जो जो संख्याएं हैं उसमें भी यही है, लेकिन उल्टी है। उसमें 5,7, उसमें 7,5 है, इसमें 5,7 है, इसमें 7,4 है, इसमें 4,7 है। क्योंकि हमने समुच्चयों को जब उल्टा कर दिया तो उनके क्रमित युग्म भी उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चलती है बेटा, क्रमित युग्म की एक प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है आपको यहाँ से, कि A क्रॉस B जो होता है वो B क्रॉस A के बराबर नहीं होता। A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? A क्रॉस B और B क्रॉस A आपस में बराबर नहीं होते, जनरली बराबर नहीं होते। A क्रॉस B बराबर नहीं होता B क्रॉस A के। अपितु वरन, शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, अपितु। लेकिन ऐसा हो सकता है कि दोनों के समुच्चयों में क्रमित युग्मों की संख्या बराबर हो। क्यों? आप खुद ही देख लो, आपके सामने सब कुछ है बेटा, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। देखो इसमें भी 6 क्रमित युग्म है, इसमें भी 6 क्रमित युग्म है, यानी क्रमित युग्मों की संख्या चेंज थोड़ी ना होगी, चेंज होंगे क्रमित युग्म, ठीक है? जब हम समुच्चयों का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, यानी कि आगे पीछे कर दें अगर उनको, तो क्रमित युग्म उतने ही रहेंगे जितने पहले थे। पहले भी 6 थे, नीचे भी 6 ही हैं, लेकिन उल्टा पुल्टा हो जाएगा सब, है ना? तो बहुत बेसिक सी चीज़, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो बहुत ही कम बच्चों के दिमाग में घुस जाती है, लेकिन है बहुत ज़्यादा इजी, ठीक है? चलिए बेटा, तो आई होप आपको ये क्रमित युग्म करना और कार्त्य गुणन करना, क्रमित युग्म की संख्या वगैरह निकालना, आई होप आपको अब आ जाएगा बेटा। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ये। देखो ये तो बहुत ज़्यादा इजी है बेटा, ये तो आप खुद भी कर लेंगे। देखिए दो क्रमित युग्म है बेटा, एक ये है, एक ये है। पहला ये क्रमित युग्म इस क्रमित युग्म के बराबर है। तो जब दो क्रमित युग्म आपस में बराबर होते हैं बेटा, तो उनके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। संगत इन द सेंस, संगत कैसा? उसका पहला अवयव इसके पहले वाले के बराबर रखना है, यानी कि उसका पहला कौन है, उसका पहला अवयव कौन है? उसका पहला अवयव है x/3 + 1, ये इसका पहला अवयव है। इसका पहला कौन है? x/3 + 1, और उसका पहला कौन है? उसका पहला है 5/3। तो इसका पहला उसका पहला आपस में बराबर रख देंगे, और यहाँ से आप x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। देखो प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। x/3 बराबर 5/3 माइनस का 1 बराबर में, आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x/3 बराबर में 2/3, 3 से 3 कट गया, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है बेटा कितनी? 2 आ रही है। क्लियर? कितनी आ रही है? 2 आ रही है। इसी प्रकार y की वैल्यू निकालने के लिए दूसरे वाले को दूसरे वाले के बराबर रख दो, यानी कि दूसरा जो संख्या है उधर है y - 2/3
बराबर 1/3, दूसरे वाले को दूसरे वाले के बराबर। तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2/3 उधर जाके प्लस का 2/3 हो जाएगा, y उधर जाके प्लस का 2/3 हो जाएगा। तो y बराबर बताइए कितना आ रहा है, 3/3, और 3/3 यानी कि 3 एकम 3, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 1 आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास क्लास 11th में पूछ लिए जाते हैं, जो कि समुच्चय से ही संबंधित हैं और कार्तीय गुणन करने के पश्चात जो क्रमित युग्म बनते हैं उन्हीं से संबंधित हैं। जब दो क्रमित युग्म आपस में बराबर हों, जब दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर दे रखे हों बेटा, तो उनके संगत अवयव आपस में बराबर रखने, और x और y जो भी आपको पूछा हो सब निकल जाएगा। ठीक है, ओके। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा संबंध। अब बढ़ेंगे हम संबंध टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो आई होप आपको कार्तीय गुणन समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कैसे करते हैं कार्तीय गुणन। और संबंध क्या है बेटा, संबंध बहुत ज़्यादा इजी है। संबंध आपको पता है बेटा, आसपास आप देख सकते हो संबंध रहते हैं दुनिया भर के। आपका आपके दोस्त के साथ संबंध है, दोस्ती का संबंध। आपके पिताजी के साथ आपका संबंध है, पापा और पुत्र का संबंध। आपकी मम्मी के साथ आपका संबंध है, माता और पुत्र का संबंध। दादा के साथ दादा पोते का संबंध, भाई के साथ भाई भाई का संबंध, बहन के साथ भाई बहन का संबंध, है ना। तो दुनिया भर के संबंध, नज़र घुमाओगे, गर्दन घुमाओगे तो दिखते रहेंगे तुमको दुनिया भर के संबंध। दोस्ती का संबंध, भाइयों का संबंध, और दादा पापा नाना मामी मामा ताऊ ताई चाचा, सब बहुत सारे हमारे संबंध आपस एक दूसरे में क्या पाए जाते हैं, इधर उधर पाए ही जाते हैं, है ना, दिखते होंगे आप। तो क्या ये संबंध उससे अलग है या कुछ सिमिलरिटी है, कुछ समानताएं हैं, आइए देखते हैं भैया। देखो, कोई भी संबंध स्थापित करने के लिए क्या चाहिए, मिनिमम 2 संख्याएं चाहिए। क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 संख्याओं की जरूरत पड़ती है, यानी कि 2 संख्याएं जब तक नहीं होंगी तो संबंध स्थापित नहीं होगा। सपोज करो मैं यहाँ पे अकेला खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे अकेला खड़ा हूँ और मुझे किसी के साथ संबंध बनाना है, कि कोई भी संबंध हो सकता है। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे, कुछ भी नहीं है कोई, अभी मैं स्क्रीन में तुम्हारे अकेला हूँ एकदम। हाँ, तुम बोल सकते हो भैया आपका हमारे साथ संबंध है गुरु शिष्य का, भैया छोटे भाई बहन का, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन अभी केवल मैं अपनी स्क्रीन की बात करता हूँ, मैं यहाँ पे अकेला हूँ, इस पूरे कमरे में मैं अकेला हूँ, तो क्या मैं किसी को भाई बोल सकता हूँ यहाँ पे, या किसी को चाचा, किसी को ताऊ, किसी को दादा कह के पुकार सकता हूँ, नहीं ना। उसके लिए कोई इस बगल में इंसान चाहिए, जिसको मैं दादा बोलूँगा, जिसको मैं पापा बोलूँगा, जिसको मैं भाई बोलूँगा, जिसको मैं दोस्त बोलूँगा। बगल में एक खड़ा आदमी इंसान चाहिए, है ना। तो जैसे मान लो ये कोई है, ठीक है, ये ऐसा कोई इसको इमेजिन करो कि ये कोई ऐसे है। तो अगर ये कोई खड़ा हो, मान लो ये कोई इंसान हो, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई खाना खाया, ठीक है, कैसी है, सब बढ़िया, है ना। मतलब इसको ऐसे ऐसे बोल सकता हूँ मैं। लेकिन मान लो ये है ही नहीं, अब किसको बोलूँगा बताओ, मैं किसको पूछूँ खाना खाया कि नहीं खाया, ठीक है कि नहीं है ना, वगैरह वगैरह, है ना। तो ये सब चीज़ें पूछने के लिए या कोई भी संबंध स्थापित करने के लिए हमको एटलीस्ट एक बंदा या एक बंदी, एक लड़का एक लड़की, कोई भी एक अनदर मनुष्य हमको चाहिए होता है, तभी कोई संबंध बनेगा। और दूसरा आएगा कहाँ से, अब देखो, मान लो अगर आपको क्या करना है, मान लो आपको अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचानी है, अपने पति के साथ फ़ोटो खिंचानी है ना, और अपने घर के दीवार पे लगाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए शादी करनी पड़ती है ना, सिंपल सी बात है। अगर आपको पति पत्नी वाली फ़ोटो खिंचवानी है, उसके लिए शादी करनी पड़ेगी पहले, ठीक है, तब जाके वो पति पत्नी वाली दूल्हा दुल्हन वाली फ़ोटो खींचेगी, उससे पहले थोड़ा ना खींचेगी। शादी के बाद, शादी एक प्रक्रिया है जिसके बाद आपको वो सब फ़ोटो वगैरह मिल जाएगी, है ना। तो वहाँ पे जोड़ा बन गया दूल्हा दुल्हन का शादी के द्वारा। तो वैसे ही संख्याओं का जोड़ा बनाने के लिए क्या किया था हमने, कार्तीय गुणन किया था। तो कार्तीय गुणन से ही कहानी जुड़ी हुई है संबंध की। संबंध बनाने के लिए चाहे वो संख्याओं का संबंध हो, चाहे वो कोई भी पारिवारिक संबंध हो, एटलीस्ट 2 लोगों की जरूरत होती है। संख्याओं के संबंध बनाने के लिए हमको 2 संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। और 2 संख्याओं का जोड़ा कैसे बनेगा, 2 संख्याओं का जोड़ा कैसे बनेगा, कार्तीय गुणन करने के बाद बनेगा बेटा। कैसे बनेगा, कार्तीय गुणन करने के बाद बनेगा। तो कार्तीय गुणन करने के बाद हमारा जो जोड़ा बनेगा, आइए उसको डिस्कस करते हैं। आप जैसे कि हमने जो पीछे कार्तीय गुणन किया था, हम वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a क्रॉस b हमने निकाला था ना, a क्रॉस b। a क्रॉस b क्या आया था, 1,3, 1,4, 2,3 और 2,4,
ठीक है, तो ये कार्तीय गुणन करके आया था। ठीक है, क्लियर। अब मान के चलो इस कार्तीय गुणन में कितने हैं बेटा संख्याएं, इस कार्तीय गुणन में कितनी संख्याएं हैं, इस कार्तीय गुणन में कितने जोड़े हैं या कितने क्रमित युग्म हैं, 1 2 3 4 जोड़े हैं, 4 जोड़े हैं बेटा। सभी को नजर आ रहा है ना? हाँ। अगर मैं बोलूं कि इन जोड़ों को कम करना है, कैसे करेंगे बताओ? इन जोड़ों को कम करना है, घटाना है, मतलब कम करना है। 4 है ना अभी, अगर मैं कम करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? मैं कोई कंडीशन यहाँ पे लगा दूँ। कंडीशन कैसी? मान के चलो कि तुम्हारे मोहल्ले में शादी है। मोहल्ले में जब शादी है तो मोहल्ले की शादी घर तुम्हारे घर से थोड़ी दूर है और वहाँ पे सबको जाना है, मोहल्ला पूरा मोहल्ला इनवाइटेड है। जिसको कार्ड नहीं भी मिला है वो भी जा सकता है, जिसको, क्योंकि मोहल्ले की शादी है ना, तो कोई भी जा सकता है। इसके अलावा बल्कि रास्ते में जो जा रहा है वो भी अंदर घुस जा रहा है, खाना खा के आ जा रहा है। क्योंकि मोहल्ले की शादी है तो कोई मतलब ऐसा कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कोई खड़ा नहीं रहता है, नॉर्मल सी शादी है। अंदर मतलब रास्ते से कोई जान पहचान वाला नहीं भी है, वो भी देख रहा है कि शादी चल रही है अंदर, अंदर जाता हूँ खाना खा के चले जाता हूँ, क्या ही कोई देख लेगा ना। तो ये सब आपको पता है, शादियों में बहुत आम है ये चीज़, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। लेकिन अगर मान के चलो एक ऐसी शादी के बारे में सोचो जो बहुत हाई प्रोफाइल है, मतलब ऐसे चलो अंबानी की शादी है, ठीक है, क्या अंबानी की शादी में कोई भी रास्ते में चल रहा हो अंदर घुस जाएगा? नहीं घुस पाएगा ना, नहीं घुस पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको कंडीशन लगा रखी होगी, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड बैठ रखे होंगे बाहर गन लेके, AK-47 यहाँ पे राइफल लेके, कि कार्ड दिखा पहले, कार्ड मिला भी है तभी घुसने देंगे अंदर, इनविटेशन दिखाओ पहले, जब इनविटेशन दिखाओगे तो अंदर घुसने देंगे। तो दो चीज़ें हैं, मोहल्ले की शादी जहाँ पे कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं थी, बाहर सिक्योरिटी गार्ड तो क्या कुत्ता भी नहीं है बाहर, कोई भी चले जाओ अंदर, है ना, मतलब रास्ते से चलता हुआ कोई भी खाना खा के अंदर कोई कोई क्या ही पूछेगा कोई। तो वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं थी, कोई भी घुस सकता है अंदर, कोई भी अंदर जा सकता है, खाना खा के वापस बाहर आ सकता है, कोई भी कंडीशन नहीं है वहाँ पे, कोई भी फिल्टर नहीं है वहाँ पे, है ना। फिल्टर यानी कि कोई भी छांटने वाला नहीं है। लेकिन बाहर किसी अमीर की शादी में वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होगा, ये लेके असला लेके, कार्ड दिखा, इनविटेशन दिखाओ तब आने देंगे अंदर। तो जब कंडीशन लगा देंगे तो क्या बहुत सारे अंदर घुसेंगे? नहीं, तब नहीं घुस पाएंगे ना सारे के सारे, तो संख्याएं कम हो जाएंगी, है ना। इसका मतलब हमारे पास जब कंडीशन नहीं थी तो बहुत सारे घुस जा रहे थे, और जब कंडीशन लगाई तो उतने ज़्यादा नहीं घुस रहे थे। तो यहाँ पे भी एक प्रकार का कंडीशन मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ बेटा, और मैं एक प्रकार का यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, छन्नी लगा देता हूँ, फिल्टर लगा देता हूँ एक प्रकार का। ठीक है, चाय में लगाते ना छन्नी, केमिस्ट्री में भी लगाते हैं हम, फिल्टर पेपर के बारे में सुनते होंगे आप। फिल्टर पेपर क्या करता है? फिल्टर पेपर फिल्टर करता है चीज़ों को। छन्नी लगा दी मैंने, छन्नी। अब जो छन्नी है बेटा, इस छन्नी में मैंने एक नियम लिख दिया, नियम, जैसे कि शादी में क्या कर दिया उन्होंने, नियम लिख दिया कि जो कार्ड दिखाएगा वो ही अंदर जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक नियम लिख दिया कि क्रमित युग्मों की संख्याओं का योगफल सम होगा। सम यानी कि इवन। ये मैंने एक कंडीशन लगा दी, इस कंडीशन को जो पालन करेगा इन चारों में से वो ही नीचे आएंगे, वो ही इस अंदर घुस पाएंगे यहाँ नीचे। तो देखते हैं चारों क्रमित युग्मों में से कौन इस संख्या का, इस कंडीशन का पालन कर रहा है। आइए देखते हैं बेटा, कौन बताओ। जो पहला क्रमित युग्म है, क्या उनकी दोनों संख्याओं को जोड़ करके सम संख्या यानी कि इवन नंबर प्राप्त होता है? देख लेते हैं, 1 और 3 कितना होता है, जोड़ करके 4 आता है, 4 सम संख्या होता है ना। हाँ जी, तो ये जो पहला जोड़ा है ये इस दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, इसका पालन कर रहा है, तो ये यहाँ से सरकता हुआ नीचे आ जाएगा, इस फिल्टर से नीचे आ जाएगा ये। क्या ये वाला जोड़ा इसका पालन कर रहा है? 1 और 4 कितना होता है बेटा, जोड़ करके 5 आता है। क्या 5 सम संख्या होती है? कतई नहीं होती, यानी कि ये नीचे नहीं आ पाएगा, पकड़ लेगा इसको, चल कहाँ घुस रहा है भैया, है ना, क्योंकि ये पालन ही नहीं कर रहा है। जो रूल बना रखा है, जो नियम यहाँ पे बना रखा है, वो उसका पालन नहीं कर रहा है ना, तो क्यों घुसने देंगे उसको अंदर। आज ये तीसरे वाले में 2 और 3 कितना होता है, जोड़ करके 5, ये भी नहीं कर रहा है, सम संख्या चाहिए अपने को। ये 2 और 4 कितना होता है बेटा, 6 होता है, ये भी नीचे आ जाएगा। तो क्या देखा आपने, जैसे ही मैंने कंडीशन लगा दी, एक नियम बना दिया, तो उस नियम को जो क्रमित युग्म पालन कर रहे थे बेटा वो नीचे आ गए, बाकी सब नहीं आ पाए ना, सब नहीं आ पाए नीचे,
क्यों नहीं आ पाए बेटा? क्योंकि कुछ कुछ क्रमित युग्म ही इसका क्या कर रहे थे बेटा? पालन कर रहे थे। कुछ कुछ क्रमित युग्म ही इस कंडीशन का पालन कर रहे थे प्यारे बच्चा, ठीक है। तो ये जो क्रमित युग्म यहाँ पे हमको मिले, कौन से? ये दोनों क्रमित युग्म क्या है? ये इस दिए गए रूल, इस दिए गए नियम, इस दिए गए कंडीशन को का पालन कर रहे हैं, तो बेटा इन्हीं को बोलते हैं हम संबंध, इसी को बोलते हैं हम संबंध। तो इसको हम आर से निरूपित करते हैं। आर मतलब बेटा रिलेशन, आर मतलब रिलेशन, इंग्लिश में इसको रिलेशन बोलते हैं, हिंदी में इसको संबंध बोलते हैं, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या संबंध है बेटा? यही है इन दोनों के बीच में संबंध। क्या इन दोनों के बीच में संबंध है? कि इन दोनों को जोड़ करके एक सम संख्या प्राप्त होती है। इन दोनों के बीच में वही संबंध है क्या? हाँ, इन दोनों के बीच में भी वही संबंध है। इन दोनों को जोड़ करके भी सम संख्या प्राप्त होती है। इन दोनों के बीच में वही संबंध नहीं था, हो सकता है इन दोनों के बीच में कुछ और संबंध हो। इन दोनों के बीच में संबंध है कि ये दोनों को जोड़ करके विषम आता है। इन दोनों के बीच में कुछ और संबंध हो सकता है ना, है ना। मान लो शादी में जब दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचाने का टाइम आता है, तो कैमरामैन सबको बोलता है कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, हाँ तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, ऐसा बोलता ना कैमरामैन। तो मान लो कैमरामैन ने बोला कि चाचा चाची लोग आ जाओ, चाचा चाची आ जाओ, तो जितने भी चाचा चाची होंगे वो सब आ जाएंगे फोटो खिंचाने, है ना। चाहे वो लड़का लड़की वाले हो, चाहे वो लड़के वाले हो, चाहे लड़की वाले हो, चाचा चाची यानी कि जिन जो चाचा चाची हैं। अब मान लीजिए किनारे पे हस्बैंड वाइफ खड़े हैं, ठीक है। दो लोग, दो मतलब एक जोड़ा खड़ा है, हस्बैंड वाइफ है, वो फूफा और वो ताऊ और ताई हैं। तो क्या वो भी जाएंगे उसमें? नहीं जाएंगे ना, क्योंकि कैमरामैन ने बोला है केवल चाचा चाची आएंगे फोटो खिंचाने, ताऊ ताई थोड़े ना आएंगे। तो ऐसा है कि उनके बीच में कोई संबंध ही नहीं है। ताऊ ताई के उनके बीच में भी तो संबंध है ना, उनके बीच में अलग संबंध है, उनके बीच में ताऊ ताई का संबंध है, लेकिन अभी केवल चाचा चाची की बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो बेकार हैं। तो ये दोनों जो सेटिस्फाई नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है कि ये मतलब इनके बीच में कोई संबंध नहीं, इनके बीच में होगा कोई संबंध, लेकिन फिलहाल के लिए ये जो संबंध है उसको केवल ये दोनों ही संतुष्ट कर रहे हैं। तो ये बात आपने ध्यान देनी है बेटा कि ये इन दोनों के बीच में वह संबंध पाया जा रहा है, इन दोनों के बीच में वही संबंध पाया जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं संबंध। एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का क्या है? जोड़ा है। उन जोड़ों के बीच में कोई एक संबंध हमको बनाना है, या फिर दे रखा होगा, बना के दे रखा होगा। वो जो संबंध जिन जिन क्रमित युग्मों में सेटिस्फाई हो रहा होगा, संतुष्ट हो रहा होगा, वो क्रमित युग्म उस संबंध में आ जाते हैं बेटा। और आप एक बात देख रहे होंगे बेटा, ये जो संबंध है, ये संबंध कहाँ से निकला है? गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा गौमुख से निकलती है, उत्तराखंड से। तो उसी प्रकार ये जो क्रमित युग्म यहाँ पे निकले, कहाँ से निकले हैं? ये यहीं से तो आए हैं, ऊपर से ए क्रॉस बी में से तो निकला है आर। ये जो आर है, आर के जो दोनों क्रमित युग्म हैं वो ए क्रॉस बी में से ही तो निकले हैं। तो यहाँ पे बेटा आप बोलेंगे कि जो ए क्रॉस बी होता है बेटा, सॉरी जो आर होता है, यानी कि जो संबंध होता है वो एक उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय यानी कि उसका छोटा समुच्चय होता है, किसका? ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का। तो ये आपने अवश्य ही किताबों में देखा होगा, और मुझे लगता है कि अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि क्यों हम बोलते हैं कि जो संबंध होता है वो ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है, यानी कि सबसेट होता है। क्यों होता है बेटा? क्योंकि वहीं से तो वो निकलता है ना। चलिए, तो ये था एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आई होप आपको समझ में अब आ गई होगी प्यारे बच्चा, ठीक है। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं संबंध से संबंधित, संबंध से रिलेटेड। जैसे कि ये है बेटा एक क्वेश्चन, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 दे रखा है, और आपको एक संबंध यहाँ पे दे रखा है। आर मतलब संबंध है बेटा, एक संबंध यहाँ पे स्थापित दे रखा है, देखो। तो ए का एक संबंध है, तो इसको लिखना है बेटा आपको, यानी कि संबंध को समझ करके इसको लिखना है। तो संबंध कुछ नहीं है बेटा, एक प्रकार की कंडीशन है, एक प्रकार की समीकरण आपको बना के दे रखी होगी, उसको आपने समझना है बेटा। तो ध्यान से देखिए क्या दे रखा है आपको संबंध। आपको संबंध दे रखा है, आपको संबंध दे रखा है कि 3x माइनस वाई बराबर कितना है बेटा? 3x माइनस वाई बराबर कितना है? 0 है। 3x माइनस वाई बराबर क्या बेटा? 0 है। ये आपको दे रखा है, वहां पे देखो 3x माइनस वाई बराबर कितना है बेटा? 0 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3x बराबर y है ना, माइनस का y उधर जाके प्लस का y बन जाएगा। तो ये हमको दे रखा है, ये हमको दे रखा है। अब इसी के द्वारा हम संबंध बनाएंगे। ये संबंध है बेटा, यानी कि जो y जो x है, जो y है वो x का 3 गुना है। यही तो है इनके बीच में संबंध, x और y के बीच में संबंध क्या है? जो y है वो x का 3 गुना है। अब आप बोलेंगे भैया हम इसके जोड़े बनाएंगे कैसे?
यहाँ पे तो केवल एक ही समुच्चय है, वो ए है, उसमें 14 संख्याएं हैं 1 से लेकर 14 तक। तो बेटा संबंध बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखिए कैसे बनाएंगे। इस x में हम संख्याएं पुट करेंगे। हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पे। तो x की जगह पे मान लीजिए आपने क्या डाल दिया, मान लीजिए x की जगह पे आपने डाल दिया x बराबर 1 पुट कर दिया। अब क्या अपनी मर्जी से पुट करेंगे? नहीं, आपको जो समुच्चय दे रखा है बेटा, आपको जो समुच्चय यहाँ पे गिवन है उन्हीं में से संख्या उठा के यहाँ डालनी है। तो बताओ, अगर मैं यहाँ से 1 उठा के यहाँ पे x की जगह पे डालूंगा तो कितना आएगा? 3 एकम 3, यानी कि अगर मैं 1 पुट करूंगा तो y का मान 3 आ जाएगा। तो ये पहला जोड़ा बन गया बेटा, ये पहला जोड़ा बन गया। x की जगह पे 1 डालने पर y का मान 3 आ जाएगा। चलो अब दूसरा डालो। अगर मैं x की जगह पे 2 डालूंगा, y की जगह पे 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगर मैं x की जगह पे 3 डालूंगा तो y का मान 9 हो जाएगा। अगर मैं x की जगह पे 4 डालूंगा तो x का मान कितना हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा? 4 3 12 हो जाएगा। अगर मैं x की जगह पे 5 डालूंगा तो y का मान कितना हो जाएगा बेटा? 15 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके हमारे वैल्यू निकलती रहेंगी। लेकिन एक दिक्कत आ गई है ना, एक दिक्कत यहाँ पे आ गई बेटा कि जैसे ही 4 तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही मैंने 5 पुट किया यहाँ पे x की जगह पे, 5 कहाँ से? वहाँ से मैंने 5 डाला यहाँ पे, वहीं से उठा के पुट करेंगे यहाँ पे अपनी मर्जी से। -5 0 माइनस का 1/2 कुछ अपनी मर्जी से नहीं करना है। जो समुच्चय आपको दिया है वहीं से संख्या पुट करके x की जगह पे डालना है। जो समुच्चय आपको दिया है वहीं से आप संख्या उठाओगे और यहाँ पे x की जगह पे डालोगे, और जो भी जोड़ा बनेगा उसमें पहली संख्या x होगी, दूसरी संख्या y की वैल्यू होगी, है ना। चलिए यहां तक तो ठीक था। जैसे ही आपने 5 डाला तो आंसर क्या आया? 15। क्या हमारा जो समुच्चय है उसमें 15 दे रखा है आपको? है ना। ये ऐसा ही है जैसे मान लीजिए आपको आपके पापा जी ने बोला कि चॉकलेट लेके आ, 10 रुपए दे दिए, 10 रुपए की चॉकलेट दे दी, और आप बाजार जाके 100 रुपए की चॉकलेट मांग रहे हो दुकानदार से। क्या होगा? क्या वो आपको 100 रुपए की चॉकलेट देगा? नहीं, आउट ऑफ पॉकेट बेटा। जितना चादर है उतना पैर फंसाना चाहिए, यानी कि आपका बजट से ज्यादा हो गया ना मामला। 10 रुपए की चॉकलेट तक के लिए आपके पैसे हैं, 100 रुपए की चॉकलेट कैसे ले लोगे आप? तो वैसे ही हमारे पास जो समुच्चय है उसमें केवल 14 संख्याएं हैं, तो हमारा जो उत्तर है बेटा उसमें 15 कहाँ से आ जाएगा? हाँ, आप बोलोगे 5 रख के 15 तो आ रहा है ना। दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है बेटा कि जो हमारा आउटपुट है, जो उत्तर है हमारा, यानी कि जो y की वैल्यूज आ रही हैं, वो भी समुच्चय से बाहर नहीं जानी चाहिए। समुच्चय से बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। समुच्चय में 14 संख्याएं हैं और 14 से एक संख्या भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जैसे ही आपको लगे कि 14 क्रॉस हो गया, मतलब आपको लगे कि अब 14 से ज्यादा आंसर आ रहा है, तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे जो x और y दोनों होते हैं बेटा ये दिए गए समुच्चय से ही होने चाहिए। 5 रखने में 15 आ रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 5 कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा ईजी है। आप 6 रख लो, 6 3 18 हो जाएगा। लेकिन जो आउटपुट आ रहा है बेटा, यानी कि जो उत्तर आ रहा है x की वैल्यू रखने के, यानी कि y की जो वैल्यू आ रही है वो भी वहीं होना चाहिए, वो भी उस समुच्चय से ही बिलोंग करना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है, केवल यहीं तक ही हो रहा है बिलोंग। तो यही है बेटा हमारा संबंध, यही है हमारा संबंध, यही है क्या? हमारा संबंध बेटा। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये हमारा संबंध बन गया बेटा, ये हमारा संबंध है। अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें पूछी जा रही हैं कि प्रांत क्या है, सहप्रांत क्या है और परिसर क्या है बेटा। प्रांत क्या है, सहप्रांत क्या है और परिसर क्या है, तो आपको ये चीजें पूछी जा रही हैं। तो इस संबंध के जो प्रांत होता है बेटा, प्रांत का मतलब है कि कौन कौन सी वैल्यूज आप इसमें पुट कर सकते हो। ये जो संबंध आपको दे रखा है, कौन कौन सी वैल्यूज पर यह संबंध परिभाषित है। तो आपको पता है ना बेटा कि 1 डाल रहा हूँ, 2 डाल रहा हूँ, 3 डाल रहा हूँ, 4 डाल रहा हूँ, तो ये सभी वैल्यूज पर परिभाषित है 1 से लेकर 4 तक। लेकिन जैसे ही 5 डाला तो 5 पर परिभाषित नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 डालने पर एक ऐसा आंसर आ जा रहा है जो हमारे पास है ही नहीं, हमारी जेब के अंदर है ही नहीं। 15 आ जा रहा है भैया, 15 थोड़ा ना हमारे पास। यानी कि प्रांत का मतलब ये होता है बेटा, जब आप किसी समुच्चय, किसी संबंध में, किसी दी गई कंडीशन में जो जो वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, जो जो पुट कर सकते हो आप, जिन पर वह संबंध परिभाषित होगा, उनको हम प्रांत बोलते हैं बेटा। तो ये जो संख्याएं हैं 1 2 3 4, यही हमारा प्रांत है बेटा, यही क्या है? प्रांत है। तो प्रांत क्या हो जाएंगे बेटा? प्रांत हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है। और सहप्रांत क्या होगा बेटा? सहप्रांत होता है जो जो संभावित उत्तर हो सकते हैं। तो संभावित उत्तर यानी कि जो हो सकता था,
यानी कि जो उत्तर हो सकते थे वो हमारा सह प्रांत कहलाएगा। अगर मैं बोलूँ आपको, चलो परिसर के बारे में डिसाइड करते हैं। अगर परिसर क्या होगा बेटा, इसका परिसर, परिसर क्या होगा बेटा, परिसर यानी कि जो उत्तर आ रहा होता है उसको हम परिसर बोलते हैं। तो परिसर क्या होगा बेटा इसका, 3, 6, 9 और 12, 3, 6, 9 और 12। तो हमारा जो परिसर होगा यानी कि जो रेंज होगा वो होगा 3, 6, 9 और 12। ठीक है, तो हमारा जो प्रांत है वो 1, 2, 3, 4 है। जो सहप्रांत, सॉरी, जो सहप्रांत है वो सहप्रांत तो पूरा का पूरा समुच्चय हो गया, क्योंकि सहप्रांत का मतलब होता है बेटा, सहप्रांत का मतलब, सहप्रांत मतलब पूरा समुच्चय। सहप्रांत का मतलब होता है कि क्या क्या वैल्यूज आ सकती थी, क्या क्या परिभाषा, क्या क्या पॉसिबल थी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी, क्या क्या संभावनाएं थी। संभावनाएं थी ना बस, कि हमारे ये उत्तर आ सकते हैं, लेकिन रियलिटी तो अलग है ना। असल में सारे उत्तर थोड़े ना आ रहे हैं, असल में रियलिटी तो यही है कि उत्तर केवल 3 आ रहा है, या तो 6 आ रहा है, या तो 9 आ रहा है, या तो 12 आ रहा है। तो असल में जो उत्तर आ रहे होते हैं उनको हम परिसर बोलते हैं, लेकिन जो संभावनाएं होती हैं उनको हम सहप्रांत बोलते हैं। तो सहप्रांत में पूरा समुच्चय आ जाएगा, सहप्रांत में 1 से लेकर 14 तक है, लेकिन परिसर में केवल 3, 6, 9, 12 है, और प्रांत में केवल 1, 2, 3, 4 ही हैं, जो जिन जिन वैल्यूज पर हमारा संबंध परिभाषित होता है बेटा। ठीक है, तो ये है देखो हमारा सहप्रांत और हमारा सहप्रांत तो प्रांत और परिसर बेटा। चलिए ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये बेटा देखो, ध्यान से देखेंगे, आपको संबंध दे रखा है बेटा, आपको संबंध दे रखा है कि x, x प्लस 5 है। ठीक है, जो जोड़े बनेंगे ना, जो जोड़े बनेंगे वो x, x प्लस 5 के रूप के होंगे, और आपको x की वैल्यू यहां से पुट करनी है। तो बताओ क्या बनेगा, सीधा सीधा बना दो यहाँ पे, तो है ना। मान लो x की जगह पे आपने 0 रखा, x की जगह पे 0 रखा, तो उसके बगल वाली संख्या क्या बनेगी, 0 प्लस 5 कितना बेटा, 5। तो पहला जोड़ा ये बना। अगर आप यहाँ पे 0, क्या 0 मैं अपनी मर्जी से पुट कर रहा हूँ, नहीं, जो भी समुच्चय आपको दिया जाता है बेटा आप वहीं से ही x की वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर मैं पहली संख्या यानी कि 0 यहाँ पे रखता हूँ दोनों की जगह पे, तो सॉल्व करके 0,5 ही तो बनेगा। दूसरी संख्या यानी कि 1 रखो दोनों की जगह पे, 1 प्लस 1, 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। कितना, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5, 6 हो जाएगा। ओके, हाँ, x का मान इस पर निर्भर कर रहा है ना, ठीक है। और अगर आप 2 पुट करते हैं तो कितना आएगा बताइए, अगर आप 2 पुट करते हैं तो 2 पुट करने पे कितना आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 3 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, अगर आप 3 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। अगर आप 4 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, अगर आप 4 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर आप कितना पुट करते हैं, अगर आप लास्ट वाला संख्या अगर 5 पुट करते हैं तो 5 और 5 10 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे आप नोट करेंगे, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। आप बोलोगे भैया एक चीज़ बहुत ज़्यादा आप अलग चीज़ बोल रहे हो, कि आपने बोला था कि हमारा जो आंसर है वो इस समुच्चय से बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना। क्यों, यहाँ पे ऐसा था बेटा, यहाँ पे जो संबंध था ना वो ए से ए का संबंध था, ए से ए का संबंध, मतलब इसी समुच्चय से ही संबंध है। मतलब ये समुच्चय, यही इस समुच्चय का इस समुच्चय ही संबंध है, ए का ए से ही संबंध है, ए का ए से संबंध है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी परिभाषित नहीं है, यानी कि हमको पता नहीं कि इसका संबंध किसके साथ है, हमको दूसरा समुच्चय नहीं दे रखा है ना। यहाँ पे हमको कुछ नहीं बोल रखा है कि इस समुच्चय का नाम कुछ है, यहाँ पे हमको बोल रखा है कि x की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है आपको, बस x की जगह पे ये वैल्यूज पुट करनी है, तो हम यहाँ पे इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा समुच्चय परिभाषित नहीं है, यानी कि आपको ऐसा नहीं बोला है कि यह जो संबंध है वो ए से ए या ए से बी में परिभाषित है, तो आप कर सकते हो यहाँ पे। तो हमारे जो प्रांत आ रहे हैं बेटा, जो हमारे प्रांत आ रहे हैं, प्रांत क्या क्या है, प्रांत है 0, 1, 2, 3, 4, 5, और जो परिसर है वो परिसर में 5, 6, 7, 8, 9, 10 आएगा। ठीक है, तो प्रांत और परिसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे जो प्रांत होगा वो क्या हो जाएगा, 0,
1 2 3 4 और 5। और जो परिसर होगा बेटा, परिसर क्या होगा? परिसर यानी कि रेंज क्या होगा? 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी बेटा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, अरे ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फलन। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा फलन। फलन यानी कि फंक्शन, और एक प्रकार का ये संबंध जैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है बेटा। ये हमारा इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, फंक्शन तो आप बेटा पढ़ते हुए ही आ रहे हो, अलग अलग प्रकार के फंक्शंस है ना। तो फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं बेटा एक ऐसी चीज जिसमें इनपुट डालने पे आउटपुट निकलता है। अब ऐसी चीज तो कुछ भी हो सकती है, मशीन होती है जैसे कि इनपुट डाल, कंप्यूटर, कंप्यूटर भी एक फंक्शन है क्या? आप बोलते हो ना कि इस मोबाइल में कितने सारे फंक्शंस हैं, बोलते नहीं हम, इस कंप्यूटर में बहुत सारे फंक्शन है, इस मोबाइल में बहुत सारे फंक्शन है, इस कैलकुलेटर में बहुत सारे फंक्शन है। उसका मतलब यही है बेटा कि ये बहुत सारे इनपुट डालने पे आउटपुट देता है। बहुत सारे इनपुट हैं इसमें, कि आप इनपुट डाल सकते हो अलग अलग प्रकार के। आपने देखा होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर देखा होगा, उसमें बहुत अलग अलग प्रकार के बटन होते हैं। वो समझ में भी नहीं आता कभी कभी बहुत सारे बच्चों को, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। एक साधारण सा कैलकुलेटर सबके सब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फंक्शन कम होते हैं। फंक्शन का सीधा साधा मतलब है, ये शादी ब्याह वाला फंक्शन नहीं है, ठीक है। फंक्शन का सीधा साधा मतलब है जब किसी चीज़ में कोई वैल्यू पुट इनपुट डाली जाती है और आउटपुट निकलता है तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं, बेटा कि एक्स स्क्वायर एक प्रकार का फंक्शन है, ये एक फंक्शन है बेटा। तो इस फंक्शन में हम एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकलते रहेंगे। अगर मान लो एक्स की जगह पे मैं 1 पुट करता हूं तो फंक्शन का मान कितना आएगा? 1 पुट करने पे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। अगर मैं एक्स की जगह पे 2 रख दूं तो फंक्शन का मान कितना आ जाएगा? 2 रखने पे कितना आ जाएगा? 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर मैं एक्स की जगह पे 3 पुट कर दूं बेटा तो फंक्शन का मान कितना आ जाएगा? 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो हो रहा है ना, इसमें जैसे जैसे मैं वैल्यूज डाल रहा हूं वैसे वैसे उत्तर आ रहे हैं। जैसे जिस हिसाब से आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे उस हिसाब से उत्तर आता रहेगा। ये जो वैल्यूज आप इसमें पुट कर रहे हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं प्रांत। ये जो उत्तर आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं परिसर। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो वैल्यूज हम पुट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रांत बोलते हैं। यानी कि जिन वैल्यूज पर हमारा फंक्शन परिभाषित होता है उनको हम प्रांत बोलते हैं, और जो जो उत्तर आते हैं उनको हम परिसर बोलते हैं, और जो संभावित उत्तर हो सकते हैं उनको हम सहप्रांत बोलते हैं। ठीक है, तो प्रांत और सहप्रांत का यही हिसाब किताब है, और परिसर का। तो जैसे कि आपके पास अगर मैं बोलूं बेटा कि प्रांत और परिसर अगर आपको समझना हो, ध्यान से देखेंगे अभी। हाँ, प्रांत और परिसर यदि आपने समझना हो तो एक चीज देखें ध्यान से। जैसे कि ये है बेटा, देखो यहीं से समझते हैं हम इसको ध्यान से। इसका जो पहला वाला क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखेंगे। इसका जो पहला पार्ट है बेटा, पहला पार्ट, उसको देखेंगे ध्यान से। पहला पार्ट में हमको एक फलन दे रखा है जो कि है मॉड एक्स का नेगेटिव। ठीक है बेटा, इसको मापांक फलन बोलते हैं, मॉड एक्स। अगर नेगेटिव ना हो, यहाँ पे माइनस ना हो, तो इसको हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स। मापांक फलन, एक्स का मापांक फलन, लेकिन इसने माइनस लगा रखा है एक्स्ट्रा। तो इसमें x की जगह पे क्या क्या रखा जा सकता है, आप बताइए। इस x की जगह पे आप क्या क्या रख सकते हो? कोई ऐसी लिमिट आ रही है आपके दिमाग में कि हाँ x की जगह पे ये नहीं रख सकते? कुछ आ रहा है आपसे दिमाग में? क्या x की जगह पे यहाँ पे मैं 1/2 रख सकता हूँ? हाँ रख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। x की जगह पे -1 रख सकता हूँ? रख सकता हूँ। x की जगह पे माइनस का 0.5 रख सकता हूँ? सारी वैल्यूज इसमें रख सकते हो आप। कुछ भी ऐसी चीज, x की जगह पे √3 रख सकता हूँ क्या? रख सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। किसी भी फलन में x की जगह पे जो जो चीजें डाली जा सकती हैं, किसी भी फलन में जो जो चीजें x की जगह पे डाली जा सकती हैं, उन चीजों को हम बोलते हैं बेटा प्रांत, है ना। मैं बता चुका हूं प्रांत।
तो प्रांत बताओ क्या होगा इसका, इसका प्रांत होगा बेटा, इसका जो प्रांत होगा असल में ये होगा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसका प्रांत कुछ नहीं है, रियल नंबर्स है, सीधा रियल नंबर्स। इसका जो प्रांत है बेटा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। और वास्तविक संख्या यानी कि सारी संख्या आप इसमें पुट कर सकते हो, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस के इनफाइनाइट तक। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो आप इसमें पुट नहीं कर सकते, सब पुट कर सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, तो इसका जो प्रांत होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस का इनफाइनाइट। लेकिन इसका जो परिसर है, परिसर यानी कि इसका उत्तर क्या आएगा हमेशा, इसका उत्तर क्या आएगा सदैव, सोचिए क्या आएगा इसका उत्तर। ये मॉडुलस फंक्शन है बेटा। इसकी बात अगर मैं करूं, केवल इन दो डंडियों के बीच की बात करूं, इन दो डंडियों के बीच की बात करूं, तो आपको पता होगा बेटा कि ये जो मॉडुलस फंक्शन होता है इसकी क्या आदत है। ये जब पैदा हुआ था तो इसने कसम खाई थी कि कभी भी जिंदगी में नेगेटिव आंसर नहीं दूंगा, कभी भी जिंदगी में नेगेटिव नहीं होऊंगा। तो इसकी आदत है नेगेटिव आंसर ना देने की, हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है ये। अगर आप इस x की जगह पे -2 पुट कर देंगे तो आंसर +2 आएगा। अगर आप +4 पुट कर देंगे तो +4 ही आएगा। यानी कि एक बात ध्यान रखना, प्लस को माइनस नहीं करता ये केवल प्लस को प्लस रहने देता है, माइनस को करता है केवल प्लस। यानी कि अगर मैं केवल इन दो डंडियों की बात करूं तो इसका आंसर तो सदैव पॉजिटिव आएगा, लेकिन बाहर एक माइनस भी तो है, बाहर एक माइनस है जिसके कारण ये सदैव नेगेटिव ही रहेगा। इसमें आप x की जगह पे कुछ भी रख लो, इस x की जगह पे आप कुछ भी रख लो, -4, -4/5, -0.5, अंडर रूट माइनस का √3, कुछ भी वास्तविक संख्या रख लो इसमें x की जगह पे, आंसर हमेशा नेगेटिव ही आना है। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ, बाहर माइनस लगा हुआ है, तो इसीलिए सदैव नेगेटिव आंसर आएगा। तो इसका मतलब इसका जो है बेटा, इसका जो आंसर आएगा, इसका जो परिसर है वो होगा ऋणात्मक वास्तविक संख्या। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इसका जो आंसर आएगा बेटा हमेशा 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा, यानी कि 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव होगा हमेशा। क्योंकि नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं बेटा, यानी कि जो नेगेटिव जो संख्याएं होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं बेटा, नेगेटिव संख्याएं सदैव आपकी, नेगेटिव संख्याएं सदैव आपकी 0 से छोटी होती हैं, है ना, 0 से छोटी होती हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, चलिए ठीक है। तो ये इसका प्रांत हो गया। अच्छा, इसको लिखने का और कोई तरीका भी है, इसको लिखने के लिए आप ऐसा भी लिख सकते हो कि केवल यहाँ पे लिख सकते हो ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, ऐसा भी लिख सकते हो आप यहाँ पे ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, क्योंकि इसका आंसर सदैव ऋणात्मक ही आएगा बेटा, वास्तविक संख्याएं। ठीक है बेटा, तो ये इसका प्रांत हो गया और ये इसका परिसर हो गया बेटा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। जैसे कि इसका जो सेकंड वाला पार्ट है बेटा, इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, इसका जो सेकंड वाला पार्ट है क्या है, f(x) बराबर में अंडर रूट 9 माइनस का x स्क्वायर, 9 माइनस का x स्क्वायर। तो अंडर रूट है बेटा यहाँ पे लगा हुआ। अंडर रूट के अंदर एक बात आपको माननी पड़ेगी बेटा कि अंडर रूट के अंदर हमेशा नेगेटिव चीज नहीं, कभी भी नेगेटिव चीज नहीं आनी चाहिए। अंडर रूट के अंदर, ये जो अंडर रूट है इसके नीचे सदैव पॉजिटिव चीज होनी चाहिए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस में आ गया। आप 10th क्लास में पढ़ते थे ना द्विघात समीकरण सॉल्व करते टाइम, 10th क्लास में हम विविक्तिकर निकालते थे, कैपिटल D, b² - 4ac निकालते थे, याद होगा अगर आपको। तो b² - 4ac निकालते वक्त कभी कभी अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या आ जाती थी। क्या लिखते थे हम वहाँ पे लिखते थे काल्पनिक संख्या, लिखते थे ना काल्पनिक, क्योंकि अंडर रूट के अंदर हम नेगेटिव संख्या लिखते हैं तो उसको हम काल्पनिक बोलते हैं। अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव पाया ही नहीं जा सकता। तो जब भी कभी आपके पास अंडर रूट वाला फंक्शन आए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है बेटा कि अंडर रूट वाले फंक्शन में अंडर रूट के अंदर जो चीज है ये सदैव धनात्मक होनी चाहिए, सदैव धनात्मक। यानी कि प्रांत निकालने के लिए आपको 9 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा बेटा, 0 से बड़ा रखना पड़ेगा या 0 के बराबर रखना पड़ेगा। यानी कि जो ये इस अंडर रूट के नीचे है, जो अंडर रूट के नीचे जो भी चीज है ये सदैव धनात्मक होगी तो ही यह फलन परिभाषित होगा। और प्रांत के लिए यही तो करते हैं हम,
ऐसी चीज़ें जिन पर फलन परिभाषित होता है उनको हम प्रांत बोलते हैं। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। अंडर रूट के अंदर 0 चलेगा, अंडर रूट के अंदर 0 से छोटा नहीं चलेगा, बस 0 से छोटा है ना कि नेगेटिव नहीं चलेगा, अंडर रूट के अंदर 0 चलेगा। अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 आएगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अंडर रूट के अंदर मान लीजिए -1 आ गया तो दिक्कत आ जाएगी। और आप खुद भी बोल सकते हैं कि x की जगह पे क्या रखेंगे कि नेगेटिव आए। अगर मान लो x की जगह पे आपने 3 से बड़ा रख दिया, कुछ 3 रखेंगे तो आपको, चलो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको पता है बेटा कि अगर मैं x की जगह पे 0 रखता हूँ तो 0 का वर्ग 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा पूरा आंसर। 9 में से 0 गया, 9 में से 0 का अंडर रूट 9, 3 आएगा आंसर। लेकिन हमारा जो आंसर है बेटा वो अगर नेगेटिव आ जाए वो कब आ सकता है? अगर मान लो मैंने x की जगह पे 1 रखा तब भी पॉजिटिव आएगा, 2 रखा तब भी पॉजिटिव आएगा, 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 में से 9 गया 0। जैसे ही आप 3 से बड़ी संख्या रख दोगे, जैसे ही आप 3 से बड़ी संख्या इसमें रखोगे, आंसर नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। क्यों? मान लो अगर मैंने 4 रखा इसमें x की जगह पे, मान लो 4 रखा, तो 4 का स्क्वायर कितना? 16, तो 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 9 माइनस 16 कितना? माइनस का 7। माइनस आ गया ना संख्या। यही नहीं, 4 नहीं, 3.1 भी रखोगे ना अगर आप, क्योंकि 3 से बड़ा है 3.1, तो आप 3.1 रखोगे तो भी नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। और हमको नेगेटिव नहीं चाहिए अंडर रूट के अंदर, हमको फलन परिभाषित करना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा x की जो वैल्यू होगी, इसका जो प्रांत होगा, सीधा लिखेंगे, इसका जो प्रांत होगा वो 3 से छोटा होना चाहिए। 3 से छोटा यानी कि कहीं भी हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट तक जा सकता है, 3 या 3 से छोटा। तो ये है बेटा इसका जो प्रांत है। 3 भी हो सकता है क्योंकि आप 3 यहाँ पे रख सकते हो तो भी फलन परिभाषित होगा, लेकिन 3 से बड़ा नहीं रख सकते आप, 3 से छोटा ही रखना पड़ेगा इसमें। तो ये इसका प्रांत है बेटा, ठीक है। और परिसर क्या होगा इसका? हमेशा परिसर हमेशा इसका धनात्मक होगा। परिसर धनात्मक नहीं होगा, आप जो भी इसमें वैल्यू रखेंगे हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव का आंसर हमेशा, मतलब पॉजिटिव का अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव का अंडर रूट प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना, प्लस पॉजिटिव का जो अंडर रूट है बेटा वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। और जब कुछ भी हो सकता है तो इसमें आंसर प्लस में भी आ सकते हैं, माइनस में भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो इसका जो परिसर हो जाएगा वो पूरा वास्तविक संख्या का ग्रुप हो जाएगा, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस का इनफाइनाइट तक, इसमें कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए, ठीक है। तो ये था बेटा हमारे चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। तो आई होप आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी और आपने शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को फॉलो किया होगा। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ कोई टॉपिक तो नहीं रह गया। एक सेकंड बेटा, कोई टॉपिक ना रह गया हो। बस एक सेकंड मुझे दिए गया बेटा। चलिए, हाँ ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें कवर हुई होंगी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको एक सवाल देना चाहूँगा साथ में, एक सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क होगा बेटा, होमवर्क नहीं है, आपने ऐसा नहीं कि इसको करके बैठ जाना है। इसका आंसर बेटा मैं चाहता हूँ कि एक एक बच्चा कमेंट सेक्शन में करेगा बेटा, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं बोलता हूँ बेटा कमेंट वर्क। तो दिस इज़ योर कमेंट वर्क फॉर दिस वीडियो एंड यू हैव टू आंसर दिस अंडर द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है बेटा, इसको हम बोलते हैं कमेंट वर्क। तो इसका आंसर एक एक बच्चे से उम्मीद है कि आप कमेंट में करेंगे बेटा, और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए बेटा, आपका जो क्वेश्चन है वो है, इसका मान निकालिए बेटा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करनी है और सीधा जोड़ना है बस, ठीक है। एक सेकेंड, लो
ये आपका आंसर, ये आपका क्वेश्चन है बेटा। अगर एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो एफ 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि आपको एक्स की जगह पे 30 डिग्री पुट करना है ना। हम करते थे ना छोटी क्लास में, 9th क्लास में, कि P1 की वैल्यू निकालो, P2 की वैल्यू निकालो, यानी कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर देते थे, 2 पुट कर देते थे, और जहाँ जहाँ पे x है बेटा वहाँ पे आपको 30 डिग्री पुट करना है। और साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू तो आपको पता होगी, उसके बाद जोड़ देना। ज़्यादा 90% हिंट तो मैंने दे दिया, बस आपको वैल्यू कैलकुलेट करके आंसर कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाना है बेटा। और मुझे बताइएगा कि इस वीडियो के अंतर्गत आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, तो हो सकता है मैं उससे संबंधित एक दूसरी वीडियो लेके आ जाऊंगा बेटा, ठीक है। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आपको जो भी टॉपिक में दिक्कत डाउट हुआ होगा, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई होगी और चाहते होंगे कि भैया इस टॉपिक से संबंधित एक अलग वीडियो बना दीजिए, तो वो कमेंट कर देना, मैं उसको पढ़ करके उसको समझ उस मतलब उस टॉपिक को, उस कमेंट को पढ़ करके मैं एक दूसरी वीडियो लेके आ जाऊंगा बेटा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा एक टॉपिक, और अब आपसे मिलूंगा बेटा किसी और दिन किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए बेटा, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम, जय हिंद प्यारे बच्चों।